Hello everyone, welcome back to Learners Academy. This is the introductory part for class 8 chapter 2 linear equation in one variable. So let's start. So before moving on to the main chapter, we should know some basic terminologies about this chapter so that we are able to tackle every problem in this chapter. हमें एक एक terminology हमें पता होनी चाहिए इस chapter में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं. तो मैंने ये terminologies बनाई है 5. इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है. अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज आती है तो आपको आगे चैप्टर्स में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हम इन्हीं सारी टर्मिनोलॉजीज के साथ आगे पीछे उसके साथ वर्क करेंगे. तो हमारा सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है वेरिएबल. वेरिएबल हमारा क्या होता है? वेरिएबल वो हमारा एक टर्म होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है. वेरिएबल हमारा वो टर्म होता है जिसकी वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ए बी सी. x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. सिमिलरली y की वैल्यू भी 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है. z की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है. सो ये हमारे वेरिएबल्स में काउंट होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है ये फिक्स नहीं होती है. हमारी इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती है. उसके बाद आता है हमारे कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स हो, मतलब 1 2 3 4 5. 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी. इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. इसके बाद आते हैं हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस. एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती है? ये होती है इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. इक्वालिटी मतलब इसमें इक्वालिटी का मतलब होता है हमारा इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन कैसे? सपोज एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0. y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ये अगर एक इक्वालिटी, तो हमारे पास एक इक्वालिटी है, हमारे पास एक वेरिएबल है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, और हमारे पास LHS और RHS साइड है. LHS RHS में आपको बताता हूँ क्या होता है. इसमें आप ये समझ लीजिए कि एक इक्वालिटी साइन है, एक वेरिएबल है. तो अगर वेरिएबल और इक्वालिटी साइन और साथ में कुछ एक्सप्रेशन हो तो वो हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशंस कहलाता है. एल्जेब्रिक इक्वेशंस मतलब वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड इक्वल साइन, उसको हम एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं. सो एल्जेब्रिक इक्वेशंस के बाद अब हमें पढ़नी है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन ही होती है, जिसमें कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है वो 1 से ज़्यादा नहीं होता है, 1 से बड़ा नहीं होगा. जैसे कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 7. 2x में जो x की पावर है, x की पावर कितनी है? x की पावर 1 है. x की पावर 1 है. सो हमारी 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए पावर. और बाकी हमारा एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में जैसे एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और इक्वल साइन होता है, वैसे ही हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है. तो इसमें हमारा x जो है वो वेरिएबल होता है, ये इक्वालिटी साइन इक्वल साइन होता है हमारा इक्वालिटी साइन, और इस पूरे को हम इक्वेशन कहते हैं. इस पूरे को हम एक इक्वेशन कहते हैं. इसके बाद आता है हमारा LHS एंड RHS. LHS एंड RHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है. और जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब भी होता है कि लेफ्ट साइड, और राइट हैंड साइड का मतलब होता है राइट साइड. सिमिलरली हमें ऐसे ही देखना है कि सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है x माइनस 2 इक्वल्स टू 4. सो जो इक्वल साइन है, इसके अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो जो भी एक्सप्रेशन होगा इसको हम LHS बोलेंगे, और इक्वल साइन के राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन होगा इसको हम RHS बोलेंगे. इक्वल साइन के लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल साइन के राइट साइड मतलब राइट हैंड साइड. इक्वल साइन के राइट साइड में जो भी कुछ होगा, पूरा एक्सप्रेशन जितना इक्वल साइन, जब तक राइट साइड में जो भी टर्म्स होंगे वो एज एन राइट साइड काउंट किए जाएंगे, और इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म्स होंगे, जितना भी एक्सप्रेशन होगा, पूरे का पूरा लेफ्ट हैंड साइड काउंट किया जाएगा. इसके बाद हमें सीखना है कि एक एग्जांपल्स देखेंगे हम कुछ, कि लीनियर इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं. तो एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ आपको लीनियर इक्वेशन के. हमें इस चैप्टर में बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है. तो हम वन वेरिएबल वाले एग्जांपल्स में आपको कुछ बताता हूँ. x माइनस 5 इक्वल्स टू 4. कैसे पता लगेगा कि लीनियर इक्वेशन है? वेरिएबल की पावर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1. इसमें पावर ग्रेटर देन 1 नहीं है. अगर ये इक्वेशन ऐसी होती x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं होगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, 1 से एक्सीड कर गई है. 1 की पावर 1 नहीं है, बल्कि x की पावर 2 है. इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3.
क्या ये लीनियर इक्वेशन मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी पावर तो 1 ही है पहले वाले y की, लेकिन दूसरे वाले y की पावर 2 है। इट शुड नॉट बी मोर देन 1, सो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसके बाद हम और आगे देखते हैं। t/5 इक्वल्स टू 4, क्या लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन ये है लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें t की पावर 1 है। द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1। इट कैन बी 1 बट इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। 6x इक्वल्स टू 12। इसमें क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें x की पावर इज 1, इज नॉट मोर देन 1, इट इज 1। सो अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा कि आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड है ट्रांसपोजिंग और दूसरा मेथड है हमारा बाय बैलेंसिंग मेथड। सबसे पहले हम ट्रांसपोजिंग सीखेंगे। ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम इक्वल साइन के लेफ्ट या राइट में जा रहे हैं, अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं या लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन की अगर हम साइड चेंज करेंगे तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। जो हमारा प्लस का साइन होगा वो माइनस में चेंज होगा, सिमिलरली अगर माइनस होगा तो वो भी प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में था तो वो डिवीजन में चेंज हो जाएगा, और डिवीजन में होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। अगर हम साइड चेंज करेंगे हमें ये रूल्स तभी लगाने, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिंग। सो हम एक एग्जांपल में आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास एग्जांपल है 3x - 5 इक्वल्स टू 4, 3x - 5 इक्वल टू 4, तो अगर मेरे को इस वेरिएबल को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? इस वेरिएबल को इसी साइड रहने दूंगा। मैं क्या करूंगा? कांस्टेंट्स को एक तरफ करूंगा और वेरिएबल्स को एक तरफ करूंगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट एक तरफ ले जाता हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? 3x, यहाँ पे हमारा ये टर्म मैं हटाना चाहता हूँ, तो ये -5 है टर्म, इसको मैं अगर साइड चेंज करना चाहूँ, अगर मैं इसकी साइड चेंज करना चाहूँ, तो हमने अभी ट्रांसपोजिंग में पढ़ा था प्लस माइनस से चेंज होता है और माइनस हमारा प्लस से चेंज होता है। तो 3x - 5 इक्वल टू 4, तो ये -5 उठ के यहाँ जाएगा, तो 3x इक्वल टू 4 + 5, -5 था इधर जाके +5 हो गया, तो 3x हमारा क्या हुआ? इक्वल्स टू 9। अब 3x इक्वल टू 9 है, ये जो 3 और x है ये आपस में मल्टीप्लाई है। 3 × x इक्वल टू 9, ऐसे ही है ना ये, क्योंकि ये x से 3 मल्टीप्लाई है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ x रहे और मैं 3 को उस दूसरी साइड ले जाऊँ। तो हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन विल चेंज बाय डिवीजन एंड डिवीजन विल चेंज बाय मल्टीप्लिकेशन इन ट्रांसपोजिंग। सो अगर मेरे को यहाँ पे x ही चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे हम 3 डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर क्या आया? 3। ये हमारा आंसर। So now we will see the example 2 in method 1 of solving the linear equation in one variable. Method 1 हमारा ट्रांसपोजिंग ही है, लेकिन अब हम दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करके चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये कांस्टेंट है और ये एक कांस्टेंट है, तो हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, तब हम क्या करते हैं? कांस्टेंट्स एक साइड ले आते हैं और वेरिएबल हम एक साइड रखते हैं। तो वेरिएबल हम यही रखेंगे, हम इस कांस्टेंट को उठा के उस साइड ले जाएंगे। तो अगर मैं 3/7 को उठा के यहाँ ले जाऊँ तो 3/7 के आगे साइन कौन सा है? प्लस। अगर कोई साइन नहीं होता, अगर कोई ऐसे कांस्टेंट है उसके आगे कोई साइन नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि इसके आगे प्लस साइन है और इसके आगे प्लस साइन ही होता है। तो इसको अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊँ, यहाँ से इधर ले गया, 17/7 तो सेम रहेगा क्योंकि इसकी साइड चेंज नहीं की। 3/7 की हमने साइड चेंज कर दी है, तो इसके आगे प्लस साइन था, वो साइन माइनस से रिप्लेस हो जाएगा। -3/7 साइन चेंज, इसके डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। x इक्वल्स टू 14/7 एंड x इक्वल्स टू 2। हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई है। So our next approach is balancing approach. It is the method 2. This is the method number 2. ये method number 2 है हमारा। इस method का नाम है balancing. So इसमें हमें दो rules, जैसे उसमें rules थे कि हमें साइंस चेंज करने हैं, इसमें 2 rules और हैं। तो बैलेंसिंग मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ये डिफिकल्ट अप्रोच है लेकिन आपको पता होनी चाहिए।
तो इसमें बैलेंसिंग के रूल्स क्या है कि हमें अज्यूम करना है कि दोनों साइड बैलेंस्ड है, अज्यूम करना है कि दोनों साइड बैलेंस है और दोनों में हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं, दोनों साइड्स में, इस साइड भी और इस साइड भी सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने हैं ताकि चीज़ें बैलेंस रहें और हम अपने वेरिएबल का आंसर निकाल पाए। सो हमें अगर इस अप्रोच की तरफ जाना है तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। हम पहले इनको अज्यूम करेंगे कि दोनों साइड इक्वल है, इक्वल साइंस है, दोनों साइड इक्वल है। दूसरा अब हमें क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि इस साइड से, ये वाली साइड में मेरे को सिर्फ x चाहिए ताकि इसके बराबर इक्वल साइन में मेरे को मेरा एक कांस्टेंट मिल पाए, मतलब x की कोई वैल्यू आ पाए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 4 को हटाएंगे। अगर ट्रांसपोजिंग मेथड में होता तो मैं इसको साइन चेंज करके +4 लिख देता, लेकिन अब यहाँ पे बैलेंसिंग है तो अब मैं क्या करूँगा, ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में मैं 4 ऐड करूंगा ताकि दोनों साइड हमारी बैलेंस रहे। सो 3x - 4 + 4 = 5 + 4। सो +4 + 4 कैंसिल, 0। सो 3x = 5 + 4 9। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू मिले। तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब यहाँ पे 3 नहीं होगा, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब मैं लिखूंगा डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स। सो 3x / 3 = 9 / 3। 3 से 3 कैंसिल, 9, 3 से 9 कैंसिल, x = 3। दोनों ही अप्रोच से आपके आंसर सेम आएंगे, लेकिन पहला मेथड इजी है, दूसरा मेथड आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग सकता है किन्हीं को, लेकिन आपकी चॉइस है आपको कौन से सॉल्व करना है। मैं पहला वाला प्रेफर करूंगा, दूसरा भी आपको आना चाहिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। पहले में भी मैंने 3x - 4 = 5 एग्जाम्पल लिया था, उसमें भी आंसर x = 3 आया था, इसमें भी हमारा आंसर x = 3 ही आया है। सो नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 भी सेम ही है, जैसे हमने मेथड 1 में जो एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने वही एग्जाम्पल 2 लिया है, लेकिन इसको मैं बैलेंसिंग से सॉल्व करूंगा। हमें अज्यूम करना है कि दोनों साइड बैलेंस्ड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ताकि हमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू कुछ मिल पाए, हमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। सो यहाँ पे 3/7 है, पर मेरे को सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि 3/7 यहाँ से हट जाए ताकि मेरे x की वैल्यू आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे को इसको हटाना है 3/7 को। तो 3/7 को हम कैसे हटा सकते हैं, ऐड, या तो आप ऐड कर सकते हैं या आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम बोथ साइड्स, 3/7 फ्रॉम बोथ साइड्स। आप बोथ साइड से 3/7 को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 3/7 - 3/7 प्लस x = 17/7 - 3/7। 3/7 मैंने यहाँ भी लिखा है, 3/7 मैंने इस इक्वेशन में भी लिखा है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ये वाला 3/7 कैंसिल, x = हमारा 14/7, x = 2। ये हमारा आंसर आ गया। पहले मेथड में भी हमारा x = 2 ही आया था, इस मेथड में भी हमारा x = 2 ही आया है। तो आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड चूज करना चाहेंगे, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप मेथड 1 चूज करिए क्योंकि वो इजी अप्रोच है। इसमें आपके ये आपको लिखने में ये वाला स्टेप, आपको बैलेंसिंग में आपका ये वाला स्टेप जरूरी होता है क्योंकि आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप दोनों साइड्स में क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं। आपके लिए बहुत मस्ट है, पर ये टाइम आपका बच जाता है इन मेथड 1। मेथड 1 में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेथड 1 में आप सीधा इसको उठा के यहाँ रख देते हैं और उसका साइन चेंज कर देते हैं। दोनों मेथड सेम ही है, लेकिन इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। आप प्लीज़ मेथड 1 के साथ चलिए और मैं आपको इस पूरे चैप्टर में मेथड 1 से ही करके दिखाऊंगा। आप मेथड 2 से भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। If you like the video, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Learners Academy, and please do hit the bell icon for further future notifications. Thank you.